वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी और ये आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लास 11th का बायोलॉजी है। अगला पार्ट है। कुछ दिन से आपको नहीं मिल पा रहा था तो नोट्स कंप्लीट किए जा रहे थे, तो हम लोग आर्थ्रोपोडा तक जान गए थे। अब हम लोग जानेंगे संघ मोलस्का। संघ मोलस्का क्या होता है, इसमें कौन कौन से जीव होते हैं, उदाहरण सही समझेंगे। तो जातियों की संख्या के आधार पर संघ मोलस्का आर्थ्रोपोडा संघ के ही बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। अगर देखें तो सबसे पहले हमारा आर्थ्रोपोडा आता है जो कि संघ का सबसे बड़ा होता है, लेकिन दूसरा हमारा क्या होता है, मोलस्का होता है। मोलस्का का अध्ययन मैलेकोलॉजी कहलाता है। अगर मोलस्का का अध्ययन करेंगे तो मैलेकोलॉजी कहलाता है, तथा इनके जब कवकों का अध्ययन करते हैं तो कांकोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोलस्का जो होता है यह जाति की संख्या के आधार पर आर्थ्रोपोडा संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का का अध्ययन करना मैलेकोलॉजी कहलाता है, तथा जब इसके कवकों का अध्ययन करते हैं तो कांकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। इनके सामान्य लक्षण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इन जंतुओं का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है। दूसरा, जंतुओं में एक वास्तविक गुहा उपस्थित होता है जो समानित होकर मुख्यतः हमारी जनन ग्रंथि तथा वृक्क की गुहाओं द्वारा निरूपित हो जाता है। ठीक है ना। और यह जंतु अधिकांशतः द्विपार्श्व सम्मित होते हैं और हमारा ये जलीय तथा स्थलीय स्वभाव दर्शाते हैं। ठीक है ना। और अगर देखें तो इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इनमें जंतु में विकसित ज्ञान इंद्रिया जैसे कि नेत्र, संतुलन, पुटियाँ, स्पर्श ज्ञान इंद्रिया, गंध तथा स्वाद ज्ञान इंद्रिया पाई जाती कि ये स्वाद को चख कर भी बता देंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जातियों की संख्या के आधार पर संघ मोलस्का आर्थ्रोपोडा संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक ना। मोलस्का का अध्ययन करना मैलेकोलॉजी कहलाता है। तथा जब इसके कवकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कांकोलॉजी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कांकोलॉजी कहते हैं। जब इसके कवकों का अध्ययन करेंगे तो उसके हम लोग कांकोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं इनके सामान्य लक्षण। तो क्या डालेंगे, सामान्य लक्षण, यानी कि संघ मोलस्का के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पहला, इन जंतुओं का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है। पहला क्या होता है, पहला लिखेंगे, इन जंतुओं का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है। ठीक है। अर्थात शरीर निर्माण बाह्य, मध्य तथा अंतःजनन
स्तरों के द्वारा होता है, स्तरों के द्वारा होता है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो अगर अगला देखें तो इनका यानी कि यह जंतु अधिकांशतः द्विपार्श्व सममित होते हैं। मैंने इसको बताया था द्विपार्श्व सममित, असममित क्या होते हैं, इसको मैंने आपको सब चीज़ बताया था, ठीक ना। यानी कि ये जंतु क्या होते हैं, ये जंतु अधिकांशतः द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होती हैं, ठीक है ना। और अगर तीसरा हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरा ये होता है कि इन जंतुओं का शरीर कोमल होता है, ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से क्या रहता है, ढका रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से क्या रहता है, ढका रहता है। इनका शरीर कोमल होता है, इनका शरीर क्या होता है, कोमल होता है, तथा कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है, तथा किससे ढका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है। अगला अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, इनका क्या क्या गुण होते हैं, तो चलिए अगला देखते हैं। अगर हम लोग चौथा, तो ये जंतु जलीय व स्थलीय स्वभाव दर्शाते हैं। यह जंतु जलीय व स्थलीय स्वभाव दर्शाती हैं, यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार से होती हैं। और क्या हो सकता है, इन जंतुओं में विकसित ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। इन जंतुओं में विकसित ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। इन जंतुओं में क्या पाई जाती हैं, विकसित ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। जैसे कि नेत्र पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, हमारा स्पर्श ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है, जिसके द्वारा स्पर्श करते हैं। और हमारी क्या पाई जाती है, गंध तथा स्वाद ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। गंध तथा स्वाद ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। ओके, अगला क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह जंतु एक लिंगी होती हैं। यह जंतु एक लिंगी होती हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, तो एक लिंगी होती हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या होता है, इन जंतुओं का जीवन चक्र लार्वा प्रावस्था पाई जाती है, लार्वा प्रावस्था में पाया जाता है। अगर उदाहरण देखें तो सातवां में अगर उदाहरण देखें कौन कौन से होते हैं उदाहरण, तो उदाहरण में जैसे हमारा होता है सेब घोघा, जो घोघा होता है, और शंख हो गया, और हमारा क्या हो गया, सीप हो गया, और क्या हो गया, मोती सीप हो गई, इत्यादि जितने भी होती हैं ये सब हमारी किस में आती है, संघ मोलस्का में ही आती हैं, ठीक है ना। अगला हमारा जो संघ आता है वो आता है संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा आता है। अगर ये देखें तो इस संघ के समस्त जंतु समुद्री होते हैं, जो गहरे समुद्रों में तलों पर निवास करते हैं। ग्रीक भाषा में इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ होता है कंटकित या कंटीली त्वचाधारी जंतुओं से, यानी कि जिसके शरीर पर खुरदुरा दृढ़ व चीमड़ त्वचा पर, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कंटकित शरीर, यानी कि कटीला त्वचाधारी, जिस पर अगर स्पर्श करेंगे
तो कांटों के समान दिखाई देता है, वो हमारा क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे इस संघ के समस्त जंतु, इस संघ के समस्त जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। जो गहरे समुद्र के तलों पर पाए जाते हैं, जो गहरे समुद्र की क्या के तलों पर पाए जाते हैं, ठीक ना। इकाइनोडर्मेटा का ग्रीक भाषा में शाब्दिक अर्थ कटीली त्वचाधारी जंतुओं से होता है। कटीली त्वचाधारी जंतुओं से होता है, ठीक है ना, याद रखना। और इन जंतुओं का शरीर खुरदुरा होता है तथा कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं पाई जाती हैं। इसको भी आप लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अगर इसमें हम लक्षण की बात करें कि सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं तो लिख लेंगे, इतना बहुत है इसमें। अब हम लिख लेंगे सामान्य लक्षण, किसमें कौन कौन सा सामान्य लक्षण पाया जाता है। पहला ये हमारे त्रिजनन स्तरीय होते हैं ना। इस संघ के जंतु त्रिजनन स्तरीय होते हैं। त्रिजनन क्या होते हैं, हमारे स्तरीय होते हैं। इसमें हमारा पहला गुण पाया जाता है, नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा मेरे प्यारे बच्चों गुण को क्या पाया जाता है, दूसरा ये गुण पाया जाता है कि इन जंतुओं का शरीर अखंडित तारे के समान होता है। इन जंतुओं का शरीर खंडित तारों व गोलाकार होता है। तीसरा क्या लिखेंगे, इन जंतुओं में गमन के लिए नाल पद होती हैं, ठीक है ना। इन जंतुओं में गमन के लिए नाल पद होते हैं। ये नाल पद होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नाल पद ये होते हैं कि जो कि जल में संवहन करके उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा इन जंतुओं का शरीर मुखीय तथा अपमुखीय सतहों में विभेदित होता है। क्या होता है, सतहों में विभेदित होता है। इसको भी नोट यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हो। पांचवा क्या लिख सकते हैं कि इन जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। इन जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। उत्सर्जी तंत्र का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अभाव होता है। छठवां क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में इनका, उदाहरण जैसे तारा मछली और क्या हो गई, समुद्री खीरा और क्या हो गया हमारा, भंगुर तारा या समुद्री आर्चिन, भंगुर तारा, ठीक है ना। और
एंटीडॉन इत्यादि हमारे आते हैं। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको अगले वीडियो मिलेगा, सही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वॉच कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।